Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, तो जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था बायोमोलिक्यूल्स, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम बायोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक जो सेल है, ठीक है बच्चों, सेल के अंदर जो उसका लिविंग मैटर है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का मिलने से बनता है। अब बच्चों इस प्रोटोप्लाज्म का बच्चों, ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक बच्चों इसका 80% हिस्सा होता है और दूसरा इसका 20% हिस्सा। अब बच्चों जिसका 80% हिस्सा होता है ये वाटर पर मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल होता है बच्चों? वाटर पर। जबकि बच्चों जो बाकी जो 20% हिस्सा है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। अब बच्चों अगर क्या किया जाए कि एक सेल के प्रोटोप्लाज्म में से जितना भी वाटर है इस सब को इवेपोरेट करवा दिया जाए, तो बच्चों बाकी जो चीज बचेगा वो उसे हम कहेंगे ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे बच्चों? ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब बच्चों वो जो ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, अब बच्चों उसके अंदर 93% जो हिस्सा है उसका, अब ये जो 20% वाला ड्राई मैस है ना, जब आप 80% खत्म कर देंगे तो जितनी भी जगह है प्रोटोप्लाज्म के अंदर उसको ये 20% ही ऑक्युपाई करेगा ना, बाकी तो 20% रह जाएगा। तो बच्चों अब ये जो 20% है इसको हम ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस 20% का 93% हिस्सा बच्चों चार इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। जबकि बच्चों बाकी का जो 7% हिस्सा है इसको वाइटामिन्स बनाते हैं, वाइटामिन्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए और बाकी सॉल्ट्स वगैरह, वो 7% हिस्से को बनाते हैं। तो बच्चों अब इसमें से प्रोटीन्स जो हैं वो कितने परसेंट जो है वो ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म को बनाती हैं। बच्चों आप लोग बुक से देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको सारा बताया था। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो 50% ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाती है, न्यूक्लिक एसिड्स 18% बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 15% बनाते हैं, लिपिड्स हैं वो 10% बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दिया था, तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। तो अभी जो कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टडी करने लगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने इसके हवाले से ध्यान में रखना है कि 15% ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाती है। तो बच्चों आए जो है अब हम बाकी लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबसे पहले हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं। लिटरल मीनिंग का बच्चों मतलब होता है लफ्जी मानी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लफ्ज को जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में क्या मीनिंग आता है इसका, इसको हम स्टडी करते हैं। बच्चों कार्बो लफ्ज निकला है कार्बन से, हाइड्रेट बच्चों इसका मतलब है वाटर। तो बच्चों जब हम कार्बोहाइड्रेट पर गौर करते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है हाइड्रेटेड कार्बन, पानी वाले कार्बन। अब बच्चों पानी वाले कार्बन क्यों कहते हैं, गौर करें तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज ले लिया आप, C6H12O6 ग्लूकोज ले लें आप। अब बच्चों ग्लूकोज में से अगर आप 6 कॉमन ले लें, क्या करें बच्चों 6 कॉमन ले लें, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं CH2O और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 6। अब जो आपने इसके अंदर से 6 कॉमन ले लिया तो अंदर जो है बच्चों ये रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों एक कार्बन है और वाटर है, तो क्या हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बच्चों इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को इसके लिटरल मीनिंग, इसके अंदर मौजूद कार्बन और वाटर की वजह से इसे हम हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है इसका लफ्जी मतलब जो है वो है हाइड्रेटेड कार्बन, पानी वाले कार्बन। अब बच्चों इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अब तो आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये प्राइमरीली जो है प्रोसेस में तैयार होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार किया जाता है एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपने खुराक को तैयार करते हैं। अब जिसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और बच्चे ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल की मौजूदगी में बच्चों क्या बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और साथ बच्चों क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। क्लियर? अब बच्चों ये जो रिएक्शन है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बच्चों इस फोटोसिंथेसिस में होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है। अब जो आप यहाँ पे ग्लूकोज में देखें, आप कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मजीद ऐड होंगे तो बच्चों उससे ग्लूकोज बनेंगे। तो बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन कहते हैं, शाबाश। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन कहते हैं। तो बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो उससे ग्लूकोज बनता है। और बच्चों ये जो ग्लूकोज है ना, अगर आप यहाँ पे कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन देखें तो क्या है बच्चों? देखें ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 6। जब आप इसको कटिंग करेंगे 6 से तो क्या आएगा बच्चों? 6 1 जा 6,
6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो क्या ये 1:2:1 नहीं आएगा? तो बच्चों आप यहां पे आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज क्या है बच्चों, ठीक है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का और ये कार्बोहाइड्रेट है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के तौर पर तैयार किए जाते हैं। और बच्चों तैयार कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, और रिडक्शन होने के नतीजा में बच्चों जो ग्लूकोज बनता है उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो होती है, जो मोलर रेशो होती है उनकी, वो 1:2:1 होती है। तो बच्चों यही बात वो यहाँ पे लिखता है, वो कहता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो रिजल्टिंग कार्बोहाइड्रेट, तो उसके नतीजे में जो बनने वाला कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है बच्चों, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, और किस मोलर रेशो में होते हैं? 1:2:1 के अंदर होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब बच्चों आपको पता है कि केमिकल फार्मूला को हम दो तरह से लिखते हैं, एक होता है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर बच्चों हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, जबकि बच्चों जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, हम एटम्स को सिंप्लीफाई करके बताते हैं। अब बच्चों जब अब हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसमें से 6 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो CH2O और यहाँ पे बाहर 6। अब बच्चों की जो अंदर है ना CH2O, ये क्या है बच्चों? ये ग्लूकोज का क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों जो आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स का एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो ये होता है CH2ON। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने N को जो है बाहर लिखा हुआ है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, जो ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसका लिखने का तरीका जो है गलत है, या आप इसे इस तरह से लिखें CnH2ON, या ये ठीक होगा बच्चों, या ये मैथड ठीक होगा CH2ON, इस तरह से, ठीक है। यहां पे आप देखें N कार्बन के साथ आएगा, एक ये तरीका हो सकता है या फिर ये तरीका हो सकता है, दोनों में से आप जो तरीका आपको बेहतर लगता है वो लिख लें, लेकिन ये तरीका जो है एम्पिरिकल फार्मूला को लिखने का ये गलत है, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना, आप इसके करेक्शन कर लीजिएगा। इनका एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों ये होता है, और जिसमें N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 6 है, अब ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 6। तो अब यहाँ पे देखें CH2O, बच्चों जब ग्लूकोज का आप जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो आपको पता है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। तो जब यहाँ पे आप 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो आप 6 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पे कार्बन 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6। तो बच्चों आप इस एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को 3 बड़ी क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर्स, कि उनके अंदर कितनी शुगर्स की तादाद जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम एक और नाम भी देते हैं, इनको हम सेक्राइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेक्राइड्स। सेक्राइड्स क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये जो लफ्ज सेक्राइड है एक लातीनी लफ्ज जिसका नाम है सेक्रम। क्या नाम है बच्चों? सेक्रम। और सेक्रम जो है इसका इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मतलब होता है शुगर। क्या मतलब होता है बच्चों? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों हम शुगर्स भी कहते हैं, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? शुगर्स भी कहते हैं, इसको हम सेक्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेक्राइड्स है ये एक लैटिन वर्ड सेक्रम से निकला है जिसका मतलब शुगर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के आपके पास 3 कॉमन नेम्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स, सेक्राइड्स या फिर शुगर्स। क्लियर? अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर्स, ठीक है, हम 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। बच्चों जो पहला ग्रुप है ये है मोनोसेक्राइड, जो दूसरा ग्रुप है ये है डाइसेक्राइड, बच्चों जो तीसरा ग्रुप है ये है पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है बच्चों एक, डाई का मतलब होता है 2, पोली का मतलब होता है मैनी। मोनोसेक्राइड्स बच्चों एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक ही, ठीक है, एक ही शुगर मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। डाइसेक्राइड्स बच्चों ये क्या है? जब 2 शुगर आपस में मिलते हैं, 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बच्चों वो क्या बनाते हैं? वो डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। और जो बच्चों बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। तो बच्चों हम एक एक करके इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड्स को स्टडी करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मोनो का मतलब क्या होता है? 1। सेक्राइड जो है लैटिन वर्ड सेक्रम से निकला है जिसका मतलब है शुगर। तो मोनोसेक्राइड्स बच्चों ऐसे शुगर्स हैं जो कि एक ही मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती हैं। बच्चों आए हम इनके डिटेल देखते हैं। बच्चों मोनोसेक्राइड्स जो हैं इनको हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं, सादा शुगर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। अब बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है। पहले इनकी प्रॉपर्टी है दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर बड़े आराम से हल हो जाती हैं। ग्लूकोज को ले लिया, ग्लूकोज को पानी के अंदर डालें कितने आराम से हल हो जाता है, ठीक है, तो पानी के अंदर बहुत आराम से हल हो जाती हैं। वो इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनके पास जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। कहां से लेकर बच्चों? 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। बच्चों अभी मैंने आपको इसका जनरल फार्मूला बताया था CN
H2O N, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और मैंने आपको बताया था आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो आपको दिल करता है आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अब बच्चों इनके अंदर जो कार्बन एटम्स की तादाद है असल में N की वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? N की वैल्यू। इनके पास 3 से 7 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो N की वैल्यू यहाँ पे वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। 3 से कम नहीं हो सकती, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है। क्लियर? अब बच्चों कितने कार्बन एटम्स होंगे? जब 3 कार्बन एटम होंगे एक मोनोसेकेराइड के अंदर तो हम उसको क्या नाम देंगे? 4 कार्बन एटम को क्या नाम देंगे? 5 कार्बन एटम वाले को क्या नाम देंगे? ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक के अंदर एक इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है। हम इस टेबल से इसको स्टडी करते हैं, फिर हम इसको बाकी जो है पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन है ना मोनोसेकेराइड की, एक टेबल के अंदर आपकी बुक में बताया हुआ है। ठीक है, मोनोसेकेराइड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो जो मोनोसेकेराइड्स को उनके अंदर मौजूद कार्बन एटम्स की बुनियाद पर अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। अब बच्चों जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें। अब बच्चों मैंने आपको बताया ना कार्बन एटम्स के अंदर 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कार्बन एटम्स 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चों ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होंगे उसको हम नाम देते हैं ट्राइओसिस का। इसका नाम देते हैं बच्चों ट्राइओसिस। ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं वो ट्राइओसिस कहलाते हैं। अब बच्चों जब आप अगर आप जनरल फार्मूला में वैल्यू पुट करें, जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया, मैं एक जगह पे लिख देता हूं। ठीक है, CH2ON, आप ये भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा से दोनों जनरल फार्मूलाज लिख रहा हूं, CnH2O, और आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट करेंगे यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं तो क्या आता है बच्चों? CH2O। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे हम 3 पुट करें तो C क्या आ जाएगा बच्चों? कितने कार्बन आ जाएंगे? C3। आप 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 6। और O को 1 एक ऑक्सीजन है, जब उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो बच्चों ट्राइओसिस का फॉर्मूला क्या होता है इनका? C3H6O3। क्या होता है बच्चों? C3H6O3। क्लियर? वो जो आगे इसके एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल्स वो दे रहा है। एक का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों? ग्लाइसरल्डिहाइड। और एक का नाम है बच्चों डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दोबारा रिपीट करें बच्चों इसे, ग्लाइसरल्डिहाइड, और एक का नाम है बच्चों डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं। बच्चों जो मोनोसेक्राइड्स है ना, ठीक है, ये जो शुगर्स हैं बच्चों ये 2 तरह की होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एल्डो शुगर। किसका नाम देते हैं बच्चों? एल्डो शुगर। और एक को हम बच्चों नाम देते हैं कीटो शुगर का। किसका नाम देते हैं बच्चों? कीटो शुगर। ऐसी शुगर बच्चों जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। कौन सा ग्रुप बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, इस शुगर को हम नाम देते हैं एल्डो शुगर। और ऐसी शुगर जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं कीटो शुगर। अब बच्चों मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में फंक्शनल ग्रुप की एक डेफिनेशन बताई थी। एल्डिहाइड और कीटोन बच्चों दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं बच्चों। एल्डिहाइड जो है इसको कैसे लिखते हैं, कैसे फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, एक बॉन्ड जो है यहाँ पे कोई भी एटम अटैच हो सकता है। बच्चों ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम नाम देते हैं एल्डिहाइड का। किसे नाम देते हैं बच्चों? एल्डिहाइड का नाम देते हैं। जबकि बच्चों अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना हो, इस साइड पे कोई भी ग्रुप अटैच हो, इस साइड पे भी कोई भी ग्रुप अटैच हो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कीटोन का। तो आपने जहन में रखना है। अब बच्चों ये जो एग्जांपल आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं ना, ठीक है, जो ग्लाइसरल्डिहाइड है ये असल में एल्डो शुगर है। मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करवाना सिखाऊंगा कि आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाने। तो अभी आप सिर्फ नाम याद रखें। ग्लाइसरल्डिहाइड क्या है बच्चों? एक ऐसी शुगर है, एक ऐसा ट्राइओज, ऐसे 3 कार्बन वाली शुगर है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, और एक ऐसी 3 कार्बन वाली शुगर है जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। क्लियर बच्चों? इस तरह टेट्रोजिस देखें, टेट्रोजिस, टेट्रा नाम से जाहिर है 4। अब बच्चों इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे? 4। अब जनरल फार्मूला में बच्चों यहाँ पे एन की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? C4H8O4। तो यहाँ पे देखिए C4H8O4 बच्चों इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब बच्चों इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इरिथ्रोज और इरिथ्रियोलूज। ठीक है बच्चों, क्या है? इरिथ्रोज और इरिथ्रियोलूज। ठीक है, आप कैसे पढ़ेंगे? इरिथ्रियोलूज। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। अब बच्चों जो इरिथ्रोज है एक एल्डो शुगर है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, और ये जो इरिथ्रियोलूज शुगर है बच्चों ये कीटो शुगर है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो आपने अभी सिर्फ इनके नाम ज़हन में रखने हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड्स 2 तरह की होती हैं, एक होते हैं एल्डो शुगर और एक होते हैं कीटो शुगर। एल्डो शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटो शुगर के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब बच्चों आगे इसकी फॉर्मेशन बताई हुई है, होते कहां पर है? इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, अब बच्चों कौन से बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है? अभी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसको हम सियानोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? सियानोबैक्टीरिया। उनके अंदर बच्चों जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उनमें दरमियान में, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उनमें से इरिथ्रोज और इरिथ्रोलूज जो है ये कॉमन होते हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। आप लोगों से पेपर में एमसीक्यू पूछ सकते हैं
कि विच प्रोडक्ट्स आर इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ऑप्शन ए ग्लाइसोल्डिहाइड, ऑप्शन बी इरिथ्रोलूज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन जो डी है ठीक है वो ग्लूकोज होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? इरिथ्रोलूज। तो आपने इसको जहन में रखना है ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें इंटरमीडिएट का मतलब होता है आर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट्स हैं ये बनते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखें ठीक है 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स को हम पेंटोसिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? पेंटोसिस का। अब बच्चों जब जनरल फार्मूला के अंदर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अगर हम 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा? C5H10 और O5। क्लियर? बच्चों जो 5 कार्बन वाले हैं ना इसे हम पेंटोसिस का नाम देते हैं, इनका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब बच्चों इसकी एग्जांपल आप ज़हन में रखें, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज और बच्चों इसकी एग्जांपल है राइब्यूलोज। ठीक है। अब बच्चों जो राइबोज और डिऑक्सीराइबोज दोनों ही एल्डिहाइड शुगर हैं, दोनों के अंदर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा। जबकि बच्चों जो राइबोलूज है ये क्या है बच्चों? ये कीटो शुगर होती है। अब बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है जो राइबोज और राइबोलूज है ना, राइबोज जो है ये एल्डिहाइड शुगर है, राइबोलूज कीटो शुगर है। ये जो डिऑक्सीराइबोज है बच्चों ये भी एल्डिहाइड शुगर है, लेकिन ये कब बनती है बच्चों? जब राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो डिऑक्सीराइबोज बनती है। नाम से देखें, डी का मतलब क्या है? रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अब देखिए राइबोज का जनरल फॉर्मूला यही होता है C5H10O5। अब बच्चों राइबोज में से आप एक ऑक्सीजन को कम कर दें, यहाँ पे 5 है तो एक को कम कर दें, 4 कर दें। तो बच्चों आप एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो ये डिऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? अब बच्चों अब ये जो डिऑक्सीराइबोज इसकी अहमियत क्या है बच्चों? ये डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वहां पे वो जो असल में डीऑक्सीराइबो है ना, वो यही डीऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से इससे नाम दिया जाता है। जबकि बच्चों आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मौजूद होती है। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबो नाम है वो इसी राइबोज शुगर की मौजूदगी की वजह से दिया जाता है। इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट पे जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसको तफसील से स्टडी करवाऊंगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें 6 कार्बन वाला जो मोनोसैकेराइड इसको हम हेक्सोसिस का नाम देते हैं। अब बच्चों जनरल फार्मूला के अंदर जब आप वैल्यू पुट करें CH2O, यहाँ पे आप जब 6 पुट करें तो क्या आता है? C6H12O6। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। आप इसके एग्जांपल्स ध्यान में रखें। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये दोनों एल्डिहाइड शुगर हैं, जबकि जो फ्रक्टोज है ये बच्चों क्या है? केटोनिक शुगर है। ठीक है, इसके अंदर केटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। तो बच्चों आप क्या करें? आप इसके ऊपर ना छोटा सा, जिसके अंदर केटोनिक ग्रुप मौजूद होता है ना, उसके ऊपर आप छोटा सा के लिख लें ताकि आपके जहन में रहे कि इसके अंदर केटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। तो जब मैं आपको कल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाऊं तो आप लोग जो हैं वो आप लोगों के जहन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के ऊपर आप छोटा सा के लिख लें, इरिथ्रोब्लूज के ऊपर आप के लिख लें छोटा सा, इस तरह राइबोलूज के ऊपर आप छोटा सा के लिख लें। इस तरह ये जो फ्रक्टोज है ना बच्चों, फ्रक्टोज के ऊपर क्या लिख लें? आप के लिख लें। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। अब बच्चों जो 7 कार्बन वाले जो मोनोसैकेराइड्स हैं हम हेप्टोसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप जनरल फार्मूला के अंदर जब बच्चों आप 7 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? C7H14O7। अब बच्चों इसकी एग्जांपल नहीं दी गई क्योंकि ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, रेयर इन नेचर, और बनते भी तो हैं ये फोटोसिंथेसिस में बहुत आर्जी तौर पर, बहुत छोटे से दौरानी के लिए बनते हैं और फिर फौरन से टूट जाते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये जो है ये मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हम किस बुनियाद पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर किस तरह 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। अब बच्चों इसमें जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस, पेंटोसिस मतलब 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स, हेक्सोसिस मतलब 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स। बच्चों ये सबसे ज्यादा कॉमन है और तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना पेंटोसिस जो है इसके अंदर क्या आता है? राइबोज आता है, डिऑक्सीराइबोज आता है। राइबोज आरएनए के अंदर मौजूद होता है, डिऑक्सीराइबो डीएनए के अंदर मौजूद होता है। डीएनए आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो डीएनए के अंदर जो है वो पेंटोज शुगर पाई जाती है। इस तरह हेक्सोसिस, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, और फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो खुराक बनती है उसको हम भी खाते हैं, हमारी बॉडी भी ग्लूकोज से एनर्जी निकालती है। तो तकरीबन जितने भी जानदार हैं उनके अंदर पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो है पाए जाते हैं। हेक्सोसिस प्लेस सेंट्रल रोल इन एनर्जी स्टोरेज। बच्चे जो हेक्सोसिस हैं ये एनर्जी को स्टोर करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे आप ग्लूकोज को ले लें, पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के नतीजा में ग्लूकोज बनता है, और वही ग्लूकोज जो है पौधे के अंदर एनर्जी जो है वो एनर्जी की शक्ल में स्टोर होती है, और फिर जब हम पौधों को खाते हैं तो हम उसी ग्लूकोज को पौधे से हासिल करते हैं, उसी ग्लूकोज को तोड़कर हमारी बॉडी एनर्जी हासिल करती है। क्लियर? इसके बाद बच्चे यहां पे देखें, द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज विद 7 एनर्जी स्टोरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा ना, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो आप लोगों ने अभी फिलहाल एमसीक्यू ध्यान में रखना है, ग्लूकोज के अंदर जो है बच्चों वो 7 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये मौजूद होते हैं। क्लियर? और बच्चों इनका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहां तक जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि शुगर के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
बच्चों अगर आप बुक पे देखेंगे तो बुक में हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट से लेकर स्टेबल तक इसको स्टडी कर लिया है। अब बच्चों ये जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं ये 2-3 पेज छोड़ के आगे लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है ना बच्चों, मैं आपको ये बताने लगा हूँ लेक्चर के दौरान, तो आपने इसको जहन में रखना है। बच्चों शुगर को मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों। एक को हम नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन और एक को हम नाम देते हैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन। क्या नाम है बच्चों? फिशर प्रोजेक्शन और हैवोर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखें, फिशर एंड हैवोर्थ प्रोजेक्शंस आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक का नाम है फिशर प्रोजेक्शन और एक का नाम है हैवोर्थ प्रोजेक्शन। अब बच्चों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इससे अगले लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फिशर स्ट्रक्चर है और कौन सा स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो हैवोर्थ स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों इनमें फर्क क्या होता है? बहुत आसान है, बहुत आसान इसका फर्क है बच्चों। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात की गई है कि जो फिशर प्रोजेक्शन है वाज डिवाइस्ड बाय, बच्चों ये तरतीब दिया गया था बाय जर्मन केमिस्ट, एक जर्मनी के रहने वाले एक केमिस्ट थे जिनका नाम था एमिल फिशर। बच्चों उन्हीं के नाम पे, जो एमिल फिशर साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पे बच्चों फिशर प्रोजेक्शन से नाम दिया गया इन 1891। बच्चों ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल एंजाइम्स का पेश किया था, ठीक है। तो उन्हीं साइंटिस्ट के नेम की बुनियाद पर हम इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। अब बच्चों फिशर प्रोजेक्शन में किया गया जाता है, द कार्बोहाइड्रेट इज शोन इन इट्स ओपन चेन फॉर्म रादर देन अ साइक्लिकल वन। जो कार्बोहाइड्रेट है ना बच्चों, उसे ओपन चेन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बनिस्बत के साइक्लिक फॉर्म के अंदर। मैं आपको अभी बुक से एग्जांपल दिखाता हूं, मैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन को भी रीड कर देता हूं, फिर दोनों के आपको एग्जांपल जो है वो बुक से दिखा देता हूं। बच्चों अब ये जो हैवोर्थ प्रोजेक्शन है ना, इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश केमिस्ट। अब यहाँ पे देखें बच्चों, जो फिशर प्रोजेक्शन है वो एक जर्मन केमिस्ट के नाम जर्मन केमिस्ट ने डिस्कवर किया था इसे, और यहाँ पे बच्चों देखेंगे इसे ब्रिटिश केमिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। जर्मन केमिस्ट का नाम क्या था? एमिल फिशर, और ब्रिटिश केमिस्ट का नाम क्या था? सर नॉर्मैन हैवोर्थ। क्या नाम था बच्चों? सर नॉर्मैन हैवोर्थ। इट शो स्ट्रक्चर इन देयर साइक्लिक फॉर्म। बच्चों जो हैवोर्थ प्रोजेक्शन है ये स्ट्रक्चर्स को साइक्लिक फॉर्म के अंदर शो करता है। बच्चों मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। बच्चों आपकी बुक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों अब ये देखें, ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है बच्चों? ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। तो बच्चों जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनको हम नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन का। आपसे कहा जाता है कि ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो आप इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आपसे कहा जाता है फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो आप ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बच्चों ये ओपन चेन के अंदर होते हैं, जबकि बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ना साइक्लिकल चेन, ये जो आपको नजर आ रहा है एक साइकिल के अंदर है, देखिए यहाँ पे एक रिंग क्लोज हो रही है। बच्चों इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? हैवोर्थ प्रोजेक्शन, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वो एक साइकिल के अंदर होते हैं, ठीक है। उनको रिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो ड्रॉ किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जब वो आपसे पेपर में पूछे कि किसी भी चीज का फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें या फिशर प्रोजेक्शन किसी भी चीज के ड्रॉ करें, तो आपने उसको ओपन चेन के अंदर ड्रॉ करना है। जब आपसे वो कहता है कि किसी चीज का हैवोर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो आपने उसे रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चों, ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे, तो आप लोगों ने इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्लियर? तो बच्चों यहां तक हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर को आगे स्टडी करते जाएंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।